आज जहां एक और सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहा है, हवाई पट्टियां बन रही हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत आपके समय एक नहीं थी, आज लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन आज अलग अलग रूटों पर देश में चल रही। मेरे साथियों, नेचुरल गैस पाइपलाइन आज 23,000 किलोमीटर से ज्यादा बिछ गई है। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा भारतमाला परियोजना में प्रोजेक्ट बन गए। आपके समय 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन में, आज हम 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाते हैं। आपके समय ग्रामीण सड़कें बनती थी 30 किलोमीटर एक दिन में, आज बनती है 91 किलोमीटर एक दिन में। क्या कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन। अगर आपकी रफ्तार से देश आगे बढ़ता तो आज वहीं का वहीं खड़ा रहता। आपने 10 साल सरकार चलाई, 11वें नंबर पर ही खड़ी रही। भारत की अर्थव्यवस्था हमने 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके 15% किया। और यही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, जब कोविड के टाइम पे लोगों को पैसा चाहिए था अपना व्यापार करने के लिए, तो इनकम टैक्स का रिफंड रिकॉर्ड समय के अंदर जनता को वापस करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। आज रिकॉर्ड समय क्या, आपके समय 1.5 साल रिफंड नहीं आता था, आज रिकॉर्ड समय के अंदर आता है। और यही नहीं, हमने बैंकों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया और 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल महाराज जी आप जैसी कई कंपनियों को दिया है। तो भारत सरकार ने बगैर किसी गारंटी के दिया, जो किसी सरकार ने नहीं दिया था। और यही नहीं, पीएलआई स्कीम की मैं बात करूं तो पीएलआई स्कीम में 8 लाख करोड़ रुपए के लगभग 8 लाख करोड़ के इंक्रीमेंटल सेल्स देखने को मिलती है। और यही नहीं, हमारी सरकार में विकास तो हुआ, विकास भी विरासत भी, ये हमारी सरकार की पहचान है। एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप बैठे बैठे कमेंट्स नहीं कह रहे और सीनियर लीडर महाराज जी की तो आदत पड़ गई बैठे बैठे कमेंट्स करने की। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो कमेंट्स करे, तो कमेंट नो, गलत, नो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की, तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण इस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये विशेष शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचे दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एक छवि के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। आज जहां एक और सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहा है, हवाई पट्टियां बन रही हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत आपके समय एक नहीं थी, आज लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन आज अलग अलग रूटों पर देश में चल रही। मेरे साथियों, नेचुरल गैस पाइपलाइन आज 23,000 किलोमीटर से ज्यादा बिछ गई है। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा भारतमाला परियोजना में प्रोजेक्ट बन गए। आपके समय 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता था एक दिन में, आज हम 30 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाते हैं। आपके समय ग्रामीण सड़कें बनती थी 30 किलोमीटर एक दिन में, आज बनती है 91 किलोमीटर एक दिन में। क्या कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन। अगर आपकी रफ्तार से देश आगे बढ़ता तो आज वहीं का वहीं खड़ा रहता। आपने 10 साल सरकार चलाई, 11वें नंबर पर ही खड़ी रही। भारत की अर्थव्यवस्था हमने 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके 15% किया। और यही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, जब कोविड के टाइम पे लोगों को पैसा चाहिए था अपना व्यापार करने के लिए, तो इनकम टैक्स का रिफंड
रिकॉर्ड समय के अंदर जनता को वापस करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। आज रिकॉर्ड समय क्या, आपके समय 1.5 साल रिफंड नहीं आता था, आज रिकॉर्ड समय के अंदर आता है। और यही नहीं, हमने बैंकों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया और 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल महाराज जी आप जैसी कई कंपनियों को दिया तो भारत सरकार ने बगैर किसी गारंटी के दिया, जो किसी सरकार ने नहीं दिया था। और यही नहीं, पीएलआई स्कीम की मैं बात करूं तो पीएलआई स्कीम में 8 लाख करोड़ रुपए के लगभग 8 लाख करोड़ के इंक्रीमेंटल सेल्स देखने को मिलती है। और यही नहीं, हमारी सरकार में विकास तो हुआ, विकास भी विरासत भी, ये हमारी सरकार की पहचान है। एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप बैठे बैठे कमेंट्स नहीं कह रहे और सीनियर लीडर महाराज जी की तो आदत पड़ गई बैठे बैठे कमेंट्स करने की। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो कमेंट्स करे, तो कमेंट नो, गलत, नो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से इनको। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण इस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये विशेष शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचे दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एक छवि के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। फांसी की सजा दी तो बचाने के लिए सड़कों पर जो उतरे उनके साथ आप समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ आप उतर गए बचाने के लिए। अरे कोई और नहीं मिला 140 करोड़ भारत में, क्या मजबूरी थी इनकी, क्या मजबूरी थी। और अब आप चुनाव जहां से लड़ने गए, जहां से चुनाव लड़ने गए वहां से किसी और का नहीं, अध्यक्ष जी पीएफआई जैसी संस्थाओं का, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर भी कुछ लोग चुनकर आए हैं। देश जवाब मांगता है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी। अरे इनका इतिहास ही वैसा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें चुनाव के समय और जो माननीय उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने भी जिस ओर किया, संविधान की ओर, मैं वहां पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ और कहना चाहता हूं। इनका दर्द सामने नजर आ रहा है, इनका दर्द नजर आ रहा है। 3 बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, 99 पर ही रुक गया। वो तो यही कहते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s, वो 90 के फेर में थे, फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे, लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं
कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है। ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50% माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, आज भी नहीं अध्यक्ष जी, क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट। अनुपस्थिति आपकी इस तरह से नहीं चल पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की बार माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं, कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई हैं, एक और छोड़ गए 98 रह गई। अपने आप में रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। सब बात भी हमें टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो भय, भ्रम और अफवाहें फैलाने की राजनीति की गई। क्या क्या इस चुनाव में नहीं हुआ? और जिस और इशारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आता था, चाहे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो, चाहे वाले फैलाने की बात हो, ये आज नहीं, ये बार बार इनके प्रयास हैं। और विदेशी ताकतों का हाथ भी इस चुनाव में देखा गया कि किस तरह से हकराया गया। ये ईवीएम पर भी आरोप लगाते गए, और बाकी बूथ कैप्चरिंग की तो मैं बात उस पर आऊंगा सब पे। अभी माननीय अध्यक्ष जी, दुख इस बात का है कि इनके कुछ नेताओं ने हम हिंदुस्तान के लोगों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की हैं। जहरीले बोल सैम पिट्रोडा, जो किसी के अंकल, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड है, और सर सैम पिट्रोडा का ये बयान, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, क्या सैम पिट्रोडा का ये बयान और कांग्रेस की सोच एक है? अगर ऐसा नहीं तो कौन सी मजबूरी है कि अंकल सैम को पार्टी में लेना वापिस जरूरी है? मैं केवल कांग्रेस से ही नहीं, मैं राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या वो सैम पिट्रोडा के बयान से सहमत है कि नहीं सहमत है? क्या नस्ल भेदी टिप्पणी ये भारत के लोगों को स्वीकार नहीं? मैं पूछता हूं, अब दक्षिण के भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत के लोगों को नस्ल भेदी टिप्पणी करते हो, हमें स्वीकार नहीं, ये भारत के लोगों को अपमान है, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, चाहे अखिलेश जी हैं, मारन जी हैं, राजा जी हैं, सुप्रिया जी हैं, बाकी सब हैं, सुदीप दा, बाकी सब लोग हैं, क्या आप सैम पिट्रोडा के बयान से और कांग्रेस की सोच से सहमत हैं? और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं कि यहीं नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस
जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। ये जय फिलिस्तीन का नारा मंजूर नहीं है। क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो मां भारती के लिए ना बोल सके, जो भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी, ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूं, संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी। आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया, तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, इनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, डिवैल्यूएटिंग एंड में हमारे इस चीज की जो पार्टी की अगर हम बात करें, जो हमारे जो दोनों शब्द हैं उसकी बात करते हैं, और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है और भी अपने लिए किया है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी, दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंचतीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकली मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, उनको प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते, पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो ये है माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए। आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई।
ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए, तमिलनाडु नहीं है, बैठिए। मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। अरे माननीय सभापति जी, जिस पार्टी की बुनियाद ही संविधान की हत्या से, रिश्ते खून से बनी हो, वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात करे तो गले नहीं उतरती है। ये तो वही बात हो गई कि अपने घर में नकली फूल रखने वाले बगीचों का शौक होने की बात कर रहे हैं आप पर, ये बिल्कुल। और मैं याद करवाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने आज तक धारा 356 का कितना दुरुपयोग किया है, और इसको दुरुपयोग करते हुए इन्होंने 93 बार 93 टाइम्स राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, तो कांग्रेस ने किया। अरे इनका अहंकार और तानाशाही इतनी थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के नारे लगाते थे। माननीय अध्यक्ष जी, सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की मैं बात करूं, आज अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड हुए, इतिहास रचा तो हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, 76% कमी इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में आई है, और 90% हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटी में कमी आई है, और 97% सिविलियन डेथ्स में कमी आई। ये अफवाह को भी हमने बहुत सारे कोनों से, अलग अलग जगह से हटा दिया है। और यही नहीं, हमने सीए लाकर, जिनको वर्षों से नागरिकता नहीं मिली थी, हमारी सरकार ने नागरिकता देने का काम भी सीए में किया। आपकी सरकारों में अंग्रेजों की मानसिकता दिखती थी, दंड देने वाले कानून थे, हमने न्याय देने वाला कानून आज भारत को दिया है। अब नाबालिग से बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होगी, देश के खिलाफ सशस्त्र उठाने वाले को, विद्रोह करने वाले को जेल होगी, राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून होगा, देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी। आपकी पार्टी और आपकी सरकारें तो कोई बोलता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं, बम धमाके, गैस अटैक करने वाले आतंकवादी जेल जाएंगे, मॉब लिंचिंग करने वालों को भी अब फांसी की सजा होगी, और बालिग से रेप करने वालों को भी सजा होगी। आतंकवादियों को जेल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ा रही है। आप चाहे जितना मर्जी विरोध कर ले, आज आपने देखा होगा ऑपरेशन गंगा चलाकर भी, या दुनिया भर के देशों में कहीं आपदा आई हो, अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई बना है तो मदद मांगने वाले से हटकर आज भारत मददगार देश बना है। हमने कोरोना के समय करोड़ों भारतीयों को ऑपरेशन चलाकर वापस लाए, और यूक्रेन से 23,000 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा चलाकर देश में सुरक्षित लाई तो मोदी सरकार लाई। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार, आखिरी में किसान पे बोल के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, ये कहते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद नहीं हुआ। 5.5 लाख करोड़ की खरीद आपके 10 साल में हुई थी, हमने 18,40,000 करोड़ की खरीद 10 साल में की है। आपके समय 27,662 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है। आपके समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिलता था, हमने 1,60,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा दिया है। आपके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में किसानों को बैंकों से मिला, हमने 21 लाख करोड़ रुपया बैंकों से दिया है। आपके समय 6,000 करोड़ रुपया सिंचाई योजना पर खर्च हुआ,
हमने 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपके समय गेहूं की खरीद 2,40,000 करोड़ की हुई, हमने 12,40,000 करोड़ की। आपने गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ की, हमने 5.5 लाख करोड़ की। आपने दलहन की खरीद 1964 करोड़ की, हमने 85,000 करोड़ की खरीद दलहन की है। दलहन तिलहन पर भी आत्मनिर्भर भारत को बनाया। भाई और बहनों, अंतिम बात खेलों की नहीं करूंगा तो करनी होगी। हमने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का भारत ने जीता है 13 वर्षों के बाद। अब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। अरे भारत की जीत के लिए ताली बजा दो, भारत के खिलाड़ियों के लिए ताली बजा दो। अध्यक्ष जी, इनके हाथ भारत की जीत के लिए नहीं चलते। ये तब भी सवाल खड़ा करते। अध्यक्ष जी, अब हमारा देश ओलंपिक 2036 में आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, जो आज के सबसे ज्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीते। और यही नहीं, भारत ने एक के बाद दूसरे में मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ट्राइबल के लिए रिकॉर्ड 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोलने का काम किया। महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काम किया। आपके समय महिलाओं को न्याय नहीं मिला। 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन बिल पास करके दिया तो मोदी सरकार ने दिया। मैं इनमें इतना ही कहूंगा, दामन है दागदार फिर भी उठाकर चलते हो, जमानत पे है परिवार फिर भी सिर उठाकर चलते हो, बूझो कौन। अध्यक्ष जी, इनका रिश्ता झूठ से कुछ ये गहराता चला गया। जब भी इनका मुंह खुला अफवाह फैलाता चला गया। ये अफवाह फैलाते रहे और हम दुनिया को अपनी उपलब्धियां बताते गए। और देश की जनता ने मोदी जी के ईमानदार दमदार नेतृत्व पर मोहर लगाई है, फिर एनडीए सरकार बनाई है। मैं आपके इस माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले 2 टर्म्स में एनडीए सरकार की रही मोदी जी के नेतृत्व में, इस बार उससे आगे बढ़कर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। ये विकास का रथ रुकेगा नहीं। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और अंतिम लाइन कहकर मैं यही कहूंगा, थोड़ा मुस्कुराइए विपक्ष वालों, थोड़ा मुस्कुराइए। आप नए भारत में हैं और ये नए भारत की बुलंद तस्वीर मैंने थोड़ी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जहां मैं एक और उनका धन्यवाद करता हूं, समर्थन करता हूं। और आप सबने मेरी बात सुनी, मुझे अवसर दिया, पार्टी की तरफ से पहला रखने का अवसर दिया। मैं अध्यक्ष जी आपको एक बार फिर चुनने पर बधाई, आप सबको चुनने पर बधाई और आप सबके माध्यम से मोदी जी को बधाई देता हूं। और यही कहूंगा, ले चलिए भारत को बुलंदियों की ओर, बनाइए विकसित भारत। हम आपके साथ हैं, आप भी आइए, जुड़िए, आप भी आइए। भाई अध्यक्ष जी, मैंने तो हाथ जोड़ दिए। अध्यक्ष जी, मैंने तो हाथ जोड़ दिए। ये विकसित भारत की यात्रा में विपक्ष भी जुड़ जाए। ये मेरी तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरे भारत की लड़ाई है। इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। इसमें मेरा तेरा नहीं, इसमें बांटने वाला कुछ नहीं, विचारधारा का कुछ नहीं। ये मेरे देश के लिए है। हम अपने देश को अगले 25 सालों में विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। बहुत बहुत